आईपैक के दफ्तर में ईडी की छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी भूचाल है। अभी मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। कोलकाता हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आईपैक रेड मामले में बुधवार को टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। पार्टी ने यह आरोप लगाया था कि ईडी ने 8 जनवरी को आईपैक के आईटी हेड प्रतीक जैन के ऑफिस पर रेड मारकर कुछ कागजात जब्त किए थे। इस पर जांच एजेंसी की तरफ से पेश हुए वकील एएसजी राजू ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि एजेंसी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया है। ईडी ने आरोप लगाया कि आईपैक के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के दौरान सीएम समेत राज्य के बड़े अधिकारियों ने रेड में बाधा डालने का काम किया। इसके साथ ही ईडी ने यह कहा कि राज्य मशीनरी ने सबूतों के साथ छेड़खानी की और उन्हें नष्ट भी कर दिया। ईडी ने यह आरोप लगाया कि जब आईपैक के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी चल रही थी, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर भारी पुलिस बल के साथ जबरन अंदर घुस गए। जांच अधिकारियों को डराया गया, धमकाया गया, उन्हें बंधक तक बनाया गया और उनके पास से महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन, हार्ड डिस्क और लैपटॉप छीन लिए गए। एजेंसी ने इस जांच को प्रभावित करने को सुनियोजित प्रयास बता दिया। ईडी की तरफ से पेश वकील ने दलील ये दी कि इस मामले में आईपैक के सह संस्थापक प्रतीक जैन को खुद याचिका दायर करनी चाहिए थी। वकील ने सवाल ये उठाया है कि टीएमसी के कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ है। उनका कहना था कि यह रिट याचिका सिर्फ चुनाव को टालने की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह बात भी आती है कि किस अधिकार का हनन और कैसे हुआ। वकील ने आगे यह कहा कि अगर आईपैक ऑफिस से कोई डेटा जब्त किया गया तो उसका याचिकाकर्ता से सीधा संबंध कैसे बन जाता है, यह भी साफ नहीं किया गया है। यानी कि वकील यह साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि प्रतीक जैन को याचिका डालनी चाहिए थी, लेकिन प्रतीक जैन ने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि एक अचानक से कोई सामने आता है याचिकाकर्ता के रूप में, वो याचिका डालता है जिसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि याचिका को खारिज किया गया है, लेकिन चुनाव से पहले जो बंगाल में स्थिति बनी हुई है वो बेहद चिंताजनक है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि रेड के वक्त जिस तरीके से ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया, उनके साथ पुलिस कमिश्नर, डीआईजी भी मौजूद रहे। अब देखिए टाइमलाइन आपको बताते हैं। सुबह 6:30 बजे आईपैक ऑफिस पर ईडी की पहली रेड होती है। उस वक्त ऑफिस पूरी तरीके से खाली था। डिजिटल और फिजिकल दस्तावेजों की जांच शुरू कर देती है ईडी की टीम। ईडी की दूसरी टीम प्रतीक जैन के घर पहुंचती है। ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंची। 19 मिनट बाद ग्रीन फाइल के साथ ममता बनर्जी बाहर निकली। दोपहर 1 बजे ममता आईपैक ऑफिस पहुंची थी। एंट्री और एग्जिट बंद हो गए थे। शाम 4:22 पर करीब 3.5 घंटे बाद ममता बनर्जी बाहर निकली। सीएमओ अफसरों ने फाइलें काफिले की गाड़ी में रख दी थी। आईपैक ऑफिस में आपको बता दें कि जिस तरीके से रेड हुई, ईडी का टीएमसी आईटी सेल हेड प्रतीक जैन के घर ऑफिस पर छापा देखने को मिला था। ईडी ने जांच में बाधा का आरोप भी लगाया था। तो आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता है माधवी अग्रवाल। माधवी जी, स्वागत है आपका। सुरेंद्र स्वामी है राजनीतिक विश्लेषक। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत जो है माधवी जी आप ही के साथ करेंगे, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी है, कोर्ट में याचिका जाती है, याचिका साफ तौर पर उस पर सुनवाई भी होती है, उसको खारिज कर दिया जाता है, लेकिन चुनाव से पहले जो एक बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है वो इस बात से समझी जा सकती है कि जहां पर रेड हो रही है वहां पर मुख्यमंत्री जब खुद पहुंच जाएंगी तो ये समझा जा सकता है कि ये मामला कितना ज्यादा बड़ा हो गया है। किस तरीके से आप देख रही हैं? माधवी जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, एक बार माइक को आप म्यूट कीजिए। देखिए प्रद्युम्न जी, आज तक किसी ने भी ऐसा देखा नहीं हुआ कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस तरीके से जाके किसी तरीके की कार्यवाही पर जो है वो जाकर हस्तक्षेप करे और उसको रोकने की कोशिश करे। ये पहली बार नहीं हुआ है। ममता बनर्जी की आदत रही है। जब आजकल मेडिकल कॉलेज का मामला हुआ था तो आप लोगों को सबको याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने प्रतिवाद रैली अपने ही राज्य में निकाले थे। किसका प्रतिवाद कर रही थी? वो सीबीआई का प्रतिवाद कर रही थी कि वो वहां पे जिस तरीके से डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे थे उनका प्रतिवाद कर रही थी। तो ये ममता बनर्जी की आदत रही है। ये बहुत ही शर्मसार करने वाला दृश्य था जो हम सभी लोगों ने पूरे देश भर में देखा कि एक मुख्यमंत्री जाकर छापे के पहले एक प्राइवेट ऑफिस में जाकर उसमें से सारे कागजात निकालती है और उसमें प्रशासन उसका जो है कार्डर की तरह काम कर रही है।
और जब इन लोगों ने एलिगेशन लगाया तो ये एलिगेशन लगाया कि इनके जो ये मतलब एक प्राइवेट कंपनी को इन्होंने अपना दफ्तर बना दिया, टीएमसी का दफ्तर बना दिया, बता दिया कि ये हमारे कार्यालय है, या हमारी रणनीति तैयार होती है, जबकि उसमें से कुछ पेपर ऐसे गिरे जो भागा दौड़ी में इनके पेपर गिरे थे, जो कि इनके मंत्रालय से रिलेटेड पेपर थे। तो ये साफ साफ दिखाता है कि ममता बनर्जी बहुत बड़े षड्यंत्र को जो है छिपाने की कोशिश करी थी, जो लगातार हम लोग कहते आए हैं कि पश्चिम बंगाल में सिंडिकेट की राजनीति या भ्रष्टाचार जो है वो परम चरम पे पहुंचा हुआ है। और ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी का इस तरीके से भागदौड़ करना और छापे के पहले हस्तक्षेप करते हुए उन कागजातों को पूरा बरामद करके और भागदौड़ करना, ये बताता है कि ममता बनर्जी अपने पूरे राज्य को, जो उनके सिंडिकेट की राजनीति, सिंडिकेट के भ्रष्टाचार के ऊपर में चलने वाले इनके सरकार को जो बार बार कहा जाता है, वो एकदम से बचाने की कोशिश करी थी। चुनाव के पहले हुआ ये, क्योंकि ये सीबीआई की जो प्रक्रिया है, सीबीआई की जो कार्रवाई है वो 2020 से शुरू है, ये कोई नया नहीं है। लेकिन इसको राजनीतिक रूप देने के लिए इन लोगों ने चुनाव के पहले के मामले में इसको डालते हुए कहने की कोशिश की कि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए इस तरीके से जो है सीबीआई की रेड, ईडी की रेड पड़ रही है, ये जानबूझकर केंद्र सरकार करा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के जो कितने सारे केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं, जिस तरीके से कोयले के माइनिंग पर इन लोगों ने बेधड़क और बेझिझक जिस तरीके से माइनिंग हुई है, और उसके माइनिंग के द्वारा जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, ये सबको पता है कि ममता बनर्जी क्या छिपाने की कोशिश कर रही है। ये सारे केस के जितने भी पेपर्स हैं ये छिपा के लेके गई है। आज तक लोग ये सोचते थे पश्चिम बंगाल में कि ममता बनर्जी हवाई चप्पल पहनती है, एक सादा साड़ी पहनने वाली बहुत ही साधारण सी महिला है, वो कभी भी चोरी नहीं करती। हो सकता है कुछ एक मंत्री उनके होंगे जो चोरी करते होंगे, जैसे कि इनके शिक्षा मंत्री को पकड़ा गया, जहां रुपयों का पूरा कुबेर पकड़ा गया घर के अंदर से, और उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उनके घर से, जो अभी भी जेल में है। तो ये लोग आज तक ये सोचते आते कि ममता बनर्जी बड़ी साफ पाक है, वो ऐसा नहीं करती। लेकिन जो इन्होंने आज इस बार किया है वो पूरे बंगाल में बिल्कुल कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री खुद किसी रेड के दौरान जब वहां पर उनकी अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कुछ तो बात है। राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने हैं सुरेंद्र स्वामी जी। सुरेंद्र जी, क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि परिस्थिति कैसी बनी हुई है, चुनाव है, लेकिन चुनाव से पहले जब ईडी रेड करने के लिए पहुंचती है तो कई तरीके के आरोप लगते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का खुद पहुंचना वहां पर, और साफ तौर पर वकील जो ईडी के है वो साफ तौर पर ये कहते नजर आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो आईपैक के संस्थापक हैं या जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से कोई याचिका यहां पर दाखिल नहीं होती है, लेकिन अलग से कोई याचिका करता आता है वो इस पर सवाल उठा देता है। तो बड़ा पेचीदा मामला ये लग रहा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये तो टोटल अब्यूज ऑफ पावर है। देखिए कि प्रश्न ये है कि वहां पर जो केसेस हैं उनकी हम मेरिट डिस्कस नहीं कर रहे, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोसीजर क्या है। तो पार्लियामेंट का एक कानून बना है, उस कानून में ईडी किसी भी राज्य में अपने काम से संबंधित छापेमारी करके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ईडी उसी को लेकर के इन्वेस्टिगेशन करने गई। अगर वहां ममता बनर्जी को कोई समस्या थी, कोई दिक्कत थी ईडी से, तो उनको कोर्ट जाना चाहिए था, उनको कोर्ट से स्टे लेना चाहिए था, या कोर्ट से कहना चाहिए था कि भाई हमारे डॉक्यूमेंट से इनका आप कुछ ये ले जाएंगे। लेकिन आपने तो बिल्कुल जैसे होता है ना सड़क वाला कानून, जिसको आप लोग बोलते हैं कि भाई आपका किसी से झगड़ा हुआ, आपने सड़क पे ही फैसला कर दिया। तो फिर देश में कानून का राज कहां है, संविधान की बात ही कहां है। अगर एक प्रदेश की मुख्यमंत्री अगर खुद ही सारे इश्यूज सॉर्ट आउट करने लगेंगी सड़क पे आके, तो फिर कानून किस लिए, सरकार किस लिए, न्यायालय किस लिए है। तो इसलिए जो उनका कंडक्ट था वो बिल्कुल ही मतलब किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए, मैं ये कहता हूं कि उनके हो सकता है चुनाव से संबंधित, स्ट्रेटेजी से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट वो उनको डर था, तो डर का ये तरीका तो नहीं है ना, ठीक है, भी आप खुद ही बन जाएंगे। सुरेंद्र जी, लेकिन जिस तरीके की स्थिति अभी बनी हुई है उसको किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि याचिका को लगातार कोर्ट खारिज कर रहा है, आरोप ये लग रहे हैं कि सबूत ईडी अपने साथ लेकर गई है, कुछ चीजें जब्त कर ली गई हैं, अब एक फाइल ममता बनर्जी बाहर लेकर आती हैं, तो जो एक किला है जो अभेद्य माना जाता था बंगाल में, वो लग रहा है कि आने वाले समय में पूरी तरीके से टूटेगा।
नहीं, पॉलिटिकल फॉलआउट इस पे निर्भर करता है कि बीजेपी का इसमें केंद्र सरकार का क्या रुख रहता है। अगर आप माफियागिरी को बढ़ावा देते हैं, जो कि इतने सालों से लोग दे रहे हैं, तो फिर आप हारेंगे। और अगर आप एक बार जैसे यूपी में हुआ उस पर सख्त कार्रवाई करेंगे तो आपको जनता सहारेगी, आप सराहना करेगी, आपको उसका फायदा होगा। आपको ये मालूम है कि ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में भी ममता बनर्जी और उनके ऑफिसर्स के कंडक्ट के अगेंस्ट में एक पिटीशन डाली हुई थी। कल ही मैंने आपकी डिबेट में कहा था कि चूंकि आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं सुनेगा। एक नॉर्मल उनका सिस्टम होता है प्रोटोकॉल का। तो आज जो पिटीशन टीएमसी की थी वो तो आपने एक्सप्लेन कर ही दिया कि वो उन्होंने डिसमिस कर दी है, क्योंकि ईडी ने कोई कागज ही नहीं लिए। कागज तो सब ममता बनर्जी ले गई और उनके ऑफिस वाले, स्टाफ वाले, सीएमओ ऑफिस वाले ले गए। और जो ईडी की पिटीशन थी उसको उन्होंने रिक्वेस्ट किया हाई कोर्ट से कि आप एडजर्न कर लीजिए, क्योंकि ये मैटर हमने सुप्रीम कोर्ट में डाला हुआ है। हाई कोर्ट ने एडजॉर्नमेंट कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगी इस मैटर की। और कल मैटर इतना सा है कि जो ये मिसकंडक्ट है, जो कि सीधे सीधे ईडी के काम में दखलंदाजी और एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना ले जाने का है, तो इसकी जांच तो ईडी नहीं कर सकती। तो इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस मैटर को सीबीआई को दिया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट कल सीबीआई को इस मैटर को सौंप देती है तो सीबीआई एफआईआर रजिस्टर करेगी और उसके बाद नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस से इनको अरेस्ट किया जाना चाहिए एज पर लॉ। यही कल होना है। अब देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि इसमें बहुत सीधी सी बात है, ये दबंगई नहीं चल सकती। कोई भी राज्य सिर्फ इसलिए कि हम चुनी हुई सरकार हैं, आप किसी भी दूसरी एजेंसी जो भी चुनी हुई सरकार की अपॉइंटेड है, वो तो ऐसे तो नहीं आ गई ना। ईडी कोई प्राइवेट एजेंसी तो है नहीं जो वो किसी के भी यहाँ जाके छापा मारेगी। उसको कानून अधिकार देता है। तो अगर वो उस कानून के अधिकार को नहीं करने देगी राज्य सरकार, तो फिर राज्य सरकार, केंद्र सरकार काम कैसे करेंगी? फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर तो कुछ चलेगा ही नहीं, फिर तो राज्य सरकार की दादागिरी चलेगी। आप यहाँ बैठ के देखते रहिए। हमने कल भी इस बात को कहा था कि बंगाल एक राज्य है, वो देश नहीं है। उस वहां की मुख्यमंत्री चुनी हुई है, तो यहाँ भी प्रधानमंत्री चुने हुए हैं, यहाँ की भी सरकार चुनी हुई है। जिस संविधान की बात लेके वो गई है, उसी संविधान की बात लेके ईडी गई है, केंद्र सरकार की एजेंसी। तो आप इस तरह से तो नहीं कर सकते हैं ना। आप सड़क पे ही कानून का फैसला, ये तो पब्लिक जस्टिस हो गया। और फिर उन्होंने, सीएम ने ये कहा कि नहीं, मैं तो है सीएम नहीं आई, मैं तो है हेड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आई अपने बचाव के लिए। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। अगर आप हेड ऑफ पॉलिटिकल पावर गई हैं तो आपको कोई प्रोटेक्शन ही नहीं देगा, फिर तो आप सीधी अरेस्ट होंगी। आपको तो फिर गवर्नर से भी पूछने की जरूरत नहीं है कि आपको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। यहाँ प्रश्न इतना सा नहीं है कि ईडी ने छापेमारी की और ममता बनर्जी फाइल ले गई। ये मामला इस देश की लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, इस देश के कानून का इश्यू है। ये राज्य और केंद्र सरकार के संबंधों का इश्यू है। क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ जाकर काम करेंगी तो फिर कैसे चलेगा ये देश? इसीलिए इस देश में प्रोविजन है, इस देश के संविधान में प्रोविजन है कि राज्य की सरकारें राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही चलती हैं। अगर वो कानून से नहीं चलेंगी तो सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। वो कोई अपने आप में देश थोड़े है कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट है, हमारा कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार से। ये सभी राज्य की सरकारें राष्ट्रपति के मातहत ही काम करती हैं। एक सिस्टम बनाया है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इंडिपेंडेंट हो गए, आपको जो मन में आएगा आप करेंगे। तो इस तरह से कल को आज बंगाल ने किया है, कल को दूसरा राज्य करेगा, कल को लोग भी करने लग जाएंगे। अगर किसी के यहाँ पुलिस पकड़ने गई, लोग पुलिस को पकड़ के पीट देंगे कि भाई आप क्यों आए हो हमारे यहाँ। और बंगाल में तो हो रहा है, पुलिस को ही पीट रहे हैं लोग, दूसरे राज्यों में भी हो रहा है। तो ये मैटर इतना आसान नहीं है जितना आप इसको खाली इसमें देख रहे हैं। और इस पर सुप्रीम कोर्ट को बहुत सख्त आकर के कुछ न कुछ इस तरह का कार्रवाई करनी होगी। और कल उनको सीबीआई, क्योंकि सीबीआई अपने आप केस रजिस्टर नहीं कर सकती। आपको मालूम है कि राज्यों में एक सीबीआई के एक्ट में एक प्रोविजन है कि किसी भी राज्य में सीबीआई जब भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है जब या तो राज्य उसकी सिफारिश करे या कोर्ट सिफारिश करे। तो इसलिए अदरवाइज तो सीबीआई अब तक केस रजिस्टर कर चुकी होती, क्योंकि बंगाल में सीबीआई को अलाउड नहीं है।
तो इसलिए कल वो ईडी गई है सुप्रीम कोर्ट में कि आप सीबीआई को कहिए, क्योंकि ये जो अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि वो क्यों गए, क्या डेटा लेके गए, कौन कौन इसके पीछे था, क्या साजिश थी, वो ईडी का फंक्शन नहीं है। तो इसलिए उस कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच ना, तो कल सीबीआई की मांग पे फैसला होगा। ठीक है। तो सीबीआई और इसी की बीच मांग पे कल ठीक है, मैं फैसला तुरंत होगा। लौट रहा हूं आपके पास। चिराग अग्रवाल हैं, टीएमसी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? आवाज पहुंच पा रही चिराग जी? संपर्क नहीं हो पा रहा है। माधवी जी, क्योंकि साफ तौर पर ईडी ये कह रही है कि जब रेड चल रही थी, कोई प्रक्रिया चल रही है, तो मुख्यमंत्री को वहां पर आने की आवश्यकता क्या थी? यानी कि कुछ तो दाल में काला है, क्योंकि ये चीज अगर कोई भी रेड चल रही है उसका विरोध करना है तो फाइल ले आने की बाहर आवश्यकता क्या पड़ गई? 3.5 घंटे के अंदर रुकने की आवश्यकता क्या पड़ गई? बिल्कुल जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी ने जो भी किया है वो ये अपने आप में दर्शाता है कि वो कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है। एक प्राइवेट कंपनी को जिसके ऊपर में एलिगेशंस हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग लगातार वहां पे हो रही है, कोल माइनिंग को इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से किया है, उस कंपनी के बचाव में आकर एक मुख्यमंत्री, मतलब जरा सोचिए कि एक मुख्यमंत्री दहाड़ती हुई, एकदम दंडनाती हुई आती है और ऑफिस के दोनों गेट बंद करा के, एग्जिट और एंट्री बंद करा के अंदर से फाइल कलेक्ट करके भागने लग जाती है। मतलब ये क्या दिखाना चाह रही है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इन्होंने जो खुद मुख्यमंत्री होकर जो दिखाई है लोगों को, कल को बाकी में दूसरी जो आम जनता है वो भी ये करने लग जाएगी कि पुलिस आएगी या ईडी के छापे पड़ेंगे तो वो अपने कागज लेके भागने लग जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि कानूनी कार्रवाई को कानूनी तरीके से ही सुलझाया जाता है। ममता बनर्जी को किसी चीज पे आपत्ति थी तो वो हैंडओवर कर देती पेपर्स, अगर उनको लग रहा था। और ऐसी क्या स्ट्रेटेजी थी? ठीक है चिराग जी, अब तो कोर्ट भी याचिका लगातार खारिज कर रहा है, सवाल उठ रहे हैं। ईडी कह रही है कि जब कार्रवाई चल रही थी तो मुख्यमंत्री क्यों वहां पर पहुंच गई? बीजेपी प्रवक्ता भी आरोप लगा रही है, जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कि कुछ तो दाल में काला है, वरना मुख्यमंत्री को वहां जाने की आवश्यकता क्या थी? अच्छा, आप ये बताइए, जो 3 साल से कोल स्कैम पे कोई भी समन नहीं आया था, ये 3 साल में पहला समन है। और ईडी के सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, ईडी के 3 डायरेक्टर है, एक दिल्ली में, एक कोलकाता में, एक चेन्नई में। तो सिर्फ कोलकाता के डायरेक्टर पे क्यों रेड मारा गया? जब एक आईपैक पे पूरा डायरेक्टर के आईपैक ऑफिस पे अगर रेड मारा गया, अगर इंडिविजुअल उनके सिर्फ प्रतीक जैन के घर में रेड मारा जाता तो वो उनके घर में रेड मारा, ठीक है, पर वो आईपैक ऑफिस में भी रेड मारा गया, तो दिल्ली में क्यों नहीं मारा गया, चेन्नई में क्यों नहीं मारा गया, सिर्फ कोलकाता में क्यों मारा गया? अब जहां से दस्तावेज ईडी को, जो सूत्रों के हवाले से ईडी जैसे भी काम कर रही है, जहां काम की जानकारी मिलेगी वहीं तो ईडी जाएगी। आप ये बताइए, वो चेन्नई और दिल्ली ऑफिस में नहीं हो सकता? आईपैक तो अपना डेटा सर्वर सब एक साथ यूज करते हैं, एक ही अब सर्वर रहता है। आईपैक, अगर मान के चलिए आप ये तर्क दे रहे हैं, तो अगर आईपैक ने अपनी सारी जितनी भी जानकारी है वो बंगाल में छिपा कर रखी हुई है, तो ईडी बंगाली तो जाएगी, दिल्ली थोड़ी ना आएगी उसको पकड़ने के लिए। अब जहां अपराधी होगा वहां पे कार्रवाई होगी ना। ईडी को पता चल रहा है? आप ये बताइए, ये ईडी को कहां से पता चल रहा है? तो ईडी का काम क्या है फिर? अगर ईडी को सूचनाएं नहीं मिलेंगी तो ईडी कार्रवाई कैसे करेगी? ये क्या तर्क हुआ? ईडी का काम है निष्पक्ष, ईडी का काम है निष्पक्ष काम करना। इलेक्शन से पहले एक रूलिंग पार्टी का क्या बोलते हैं, जैसे दलाल के ऐसे काम नहीं करना, ये गलत है ईडी जब कर रही है। ईडी हमारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को ले आके, चिराग जी, बहुत साधारण सवाल है, चलिए ठीक है। टीएमसी का आरोप बहुत पुराना है ये, कि ईडी निष्पक्ष काम नहीं कर रही है। वही आरोप आप बात सुनिए ना, वही आरोप आप लगा रहे हैं। ठीक है, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी भैया निष्पक्ष काम नहीं कर रही है। सब कुछ आपके आरोप के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो मुख्यमंत्री को वहां पर जाने की आवश्यकता क्या थी? अगर कार्रवाई हो रही थी तो उसका विरोध हो सकता था, अंदर घुस के वहां पर जाना, फाइलें लेकर आना, ये इन सब की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्योंकि हमारी फाइलें को अगर ईडी नहीं प्रोटेक्ट करेगी तो कौन करेगी? हम ही लोग को तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर सीबीआई उनकी है, ईडी उनकी है, तो कौन प्रोटेक्ट करेगी? हमको खुद को जाके प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए अगर कैंडिडेट लिस्ट, आपको पता है 2021 से पहले भी क्या हुआ था, बहुत सारे हमारे कैंडिडेट को परचेस किया गया, उस साइड बहुत कुछ किया गया, क्योंकि उस साइड उस समय भी एक रेड मार के हमारा कैंडिडेट लिस्ट उनके में चला गया था। सुरेंद्र जी, तो ये तर्क आपको कुछ समझ में आ रहे हैं? कभी भी करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? इसी को पब्लिक जस्टिस बोलते हैं। कानून नहीं चलेगा, कानून नहीं चलेगा। कल को आपके घर ईडी आएगी तो आप कहेंगे ईडी कौन होती है? इनकम टैक्स वाले आएंगे, बोलेंगे आप कौन होते हो, आप गलत आए हो, आप हमारे यहाँ क्यों आए हो, पड़ोस में क्यों नहीं आए हो, और वो उनको पीटेंगे, मार के भगा देंगे। यही तो मैं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरिट का इशू ही नहीं है अभी। ये इशू इस बात का है कि अगर एक सेंट्रल एजेंसी अपना काम कर रही है
और आपको उसके काम में कोई परेशानी है तो क्या आप खुद जाके न्याय करना शुरू कर देंगे? एक जो है मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये जो कह रहे थे श्रीमान चिराग अग्रवाल जी कि ये मनी लॉन्ड्रिंग केस है, इसमें इनको जो है जो गुजरात में टीएमसी चुनाव लड़ी थी वहां आईपैक कंपनी गई थी, वहां मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। वो इनका जो कोल माइंस में एक मांझी नाम का जो बिचौलिया है उसके थ्रू इनको लीड मिली है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लीड सही है गलत है कागज है नहीं, वो इशू ही नहीं है। इशू ये है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी, पहली बात तो ये है कि आईपैक कोई सरकारी कंपनी नहीं है, आईपैक के एम्प्लॉयज कोई सरकारी एम्प्लॉय नहीं है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी की एक हायर्ड प्राइवेट एजेंसी है। अगर उस एजेंसी की अब इनके जो है प्रवक्ता कह रहे हैं ये ईडी ने ऐसा किया, ईडी को निष्पक्ष होना चाहिए, ईडी वहां क्यों नहीं गई, ईडी यहां क्यों नहीं गई, फिर तो हर आदमी यही करेगा। भाई बैंक में आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, आप जाइए गन लेकर के और बैंक मैनेजर और कैशियर को कहिए आप कौन होते हैं, पैसे निकालो और लूट के ले आइए। मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर है, कोई कानून है, कोई सिस्टम है, तो फिर ये न्यायालय किस लिए बने हैं, ये सिस्टम किस लिए बना है? कल को तो ममता बनर्जी को भी कल को कोई बोल देगा जाकर के कि आप कौन होती हैं घुसने वाली इस मैं आपको मुख्यमंत्री नहीं लाइक करता, आप तो भेदभाव करती हैं, आप मुख्यमंत्री लायक नहीं है और मैं आपको पकड़ के हटा देता हूं। ये क्या बात हुई माधवी जी? मतलब आप जैसा सोचेंगे आप खुद ही जजमेंट बन जाएंगे, खुद ही जूरी बन जाएंगे। ठीक है माधवी जी, जो तर्क दिए गए चिराग अग्रवाल जी की तरफ से उससे सहमत हैं आप? देखिए ऐसा है कि शाहजहां शेख के ऊपर भी जब ईडी की कार्रवाई हो रही थी, जिसके बाद संदेश खाली वाला मामला पूरा निकल के आया था, तब भी इन लोगों ने ईडी की कार्रवाई के ऊपर में जो है वो प्रतिरोध किया था, उनको मारा पीटा, उनके ऊपर में हथियार का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल को आदत हो गई है ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में कि कानून को कैसे तोड़ा जाए। ममता बनर्जी हमेशा से इस तरीके से बातें रखती हैं, इस तरीके से बयान देती हैं जो कि बताता है कि वो केंद्र के कानून को, केंद्र की योजनाओं को और किसी भी तरह से भारत के एक एकाधिकार जो सारे कानून है भारत के अंदर में, उन सबको मानने के लिए पहले से ही उस पर विरोध करना शुरू कर देती है। चाहे सीए का मामला हो, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड पर कानून का मामला हो, हर विषय पर ममता बनर्जी कानून को तोड़ने में सबसे ज्यादा आगे रहती हैं। और ये बताता है कि इसी वजह से पश्चिम बंगाल को वो एक तरीके से अलग से एक प्रिटेंड करने लगी कि पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य है जिसमें उनका जो है कानून चलेगा, वहां देश का कानून नहीं चलेगा, वहां पे देश का जो कार्रवाई है, देश की कार्रवाई नहीं चलेगी, देश की योजनाएं नहीं चलेगी, तो देश की ईडी, देश की सीबीआई नहीं चलेगी। और ममता बनर्जी इसी तरीके से अपनी रणनीति बनाते हुए पश्चिम बंगाल को अलग थलग करने की कोशिश में जो लगी हुई है, वो ये दर्शाता रहता है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक मुख्यमंत्री होने के नाते जो उन्होंने ये तरीका अपनाया और जिस तरीके से उन्होंने प्रावधान डाला, ये बताता है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो छिपाने की कोशिश करी थी, जिसके लिए पश्चिम बंगाल आज पूरा गर्भ में जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर सिंडिकेट की जो राजनीति हो रही है, जिस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार पूरा व्याप्त है और शिक्षकों को जिस तरीके से रास्ते में उतर कर प्रतिवाद करना पड़ता है, डॉक्टरों को जिस तरीके से उतर के प्रतिवाद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ लॉ एंड कानून किसी तरीके का रहा नहीं है, केवल एक खास समुदाय को तृप्त करने के लिए जो यहाँ पे पॉलिसी बनाई जा रही है और ममता बनर्जी की सरकार जिस तरीके से राजनीति कर रही है, वो ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी एक तरीके से पश्चिम बंगाल को अलग तरीके से एक राज्य के तरह से, एक देश की तरह से घोषित करने की कोशिश करती है कि वहां कहीं भी जो है केंद्र का कानून, केंद्र की योजनाएं, केंद्र का किसी तरीके की जो चीजें हैं वो नहीं चलेगी। ठीक है, और ये मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वो एक राज्य के अंदर में ये संदेश दे कि राज्य जो है वो उसमें कानून का जो निर्वाह होना चाहिए, लोगों को सहमति के साथ में देश के कानून और देश के प्रावधानों और देश की संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, जो उनके और उनके मंत्रियों के द्वारा लगातार तोड़ा जा रहा है, लगातार इस पर रन किया जा रहा है। ठीक है, चिराग जी बताइए। सम्मान की बात कर रहे हैं, जब भी प्रधानमंत्री जी का बर्थडे होता है तब हमारी जननेता श्रीमती ममता बनर्जी भी उनको विश करती है बहुत अच्छे से, और अभिषेक बनर्जी जी भी विश करते हैं। पर अभिषेक बनर्जी के जन्मदिन में बीजेपी बंगाल के क्या किए थे, कैसे अश्लील और गंदी बातें उनके ट्विटर अकाउंट में पोस्ट किया गया था। देखिए, सम्मान की बात मत कीजिए, हम लोग बहुत सम्मान देते हैं। सम्मान आप लोगों का देखा तो है हम लोगों ने कि आप एसआईआर का तो विरोध करते हैं, घुसपैठ का तो विरोध आप लोग नहीं कर पा रहे हैं। घुसपैठी इतनी बड़ी तादाद में बंगाल में मौजूद है। बीएसएफ किसकी है? बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट की है, हम नहीं रोक सकते, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट रोक सकता है। अरे तो बसावट तो आप ही लोग करवा रहे हैं ना, बसावट तो आप ही लोग करवा रहे हैं ना।
जाके देखिए बड़े बाजार में क्या हाल है। ये देखिए ये आप डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हम लोग करवा रहे हैं, तो ये गलत होगा। बड़ा ये बाजार सिर्फ का क्या उनकी हाल है? बॉर्डर बड़ा बाजार में उनका कितनी कंट्रोल भीड़ है, रहती और है, हम लोग को बोल रहे हैं, कहाँ कहाँ के तो लोग होते हैं, ये नहीं पता आपको? वायरिंग नहीं कर रहे हैं क्या ठीक है। क्या? माधवी जी कुछ कहना चाह रही, माधवी जी। प्रद्युम्न जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पश्चिम बंगाल में सदियां बीत गई हैं। 34 सालों तक वामफ्रंट का शासन रहा, उसके पहले कांग्रेस का, फिर ममता बनर्जी से बहुत उम्मीद लगाई। मां मानिस माटी की बात करने वाली ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की जो स्थिति की है, हेरिटेज सिटी के नाम से और हेरिटेज बंगाल के नाम से जाना जाता है, सोनार बांग्ला के नाम से जाना जाता है। आज पश्चिम बंगाल का जो कैपिटल है कोलकाता, उसकी स्थिति देखेंगे तो आप केवल यही पाएंगे कि केवल सादा और ब्लू रंग किया जा रहा है। पूरे कलकत्ता की स्थिति जर्जर हो चुकी है, किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, जहां तहां लोग गाड़ी पार्क करते हैं। तो ममता बनर्जी ने लंदन बनाने का आह्वान किया था शुरू में जब उनकी सरकार आई थी। उसके बाद आज उन्होंने लंदन तो छोड़िए, कोलकाता का जो प्रारूप था, जो स्वरूप था, वो भी खत्म कर दिया। तो पश्चिम बंगाल में कितना बुरी तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है, ये बताने की जरूरत नहीं है, किसी को शब्दों से बयां करने की जरूरत नहीं है। केवल कलकत्ता एक बार आ जाए, पश्चिम बंगाल एक बार आ जाए, तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ की स्थिति कितनी बुरी तरीके से चरमरा चुकी है। और केवल तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से पश्चिम बंगाल एक अलग थलग स्थिति में जा रहा है, जिसको रोकना अब ना केवल पश्चिम बंगाल के उन्नति के लिए जरूरी है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी हो चुका है। सुरेंद्र जी, आप सहमत हैं इन बातों से, माधवी जी की बातों से? नहीं, देखिए, मैं तो मेरा जो स्टैंड है वो ये है कि इस देश में कानून का राज चलेगा, और अगर कोई राज्य सरकार देश के कानून से, संविधान के हिसाब से नहीं चल रही है, तो ये केंद्र सरकार की संविधान के अंतर्गत जिम्मेदारी है कि वो उस राज्य सरकार को कानून के दायरे में लाए। अगर वो नहीं लाएगी तो ये एक तरह से माफियागिरी होगी, ये गुंडाराज होगा कि आप हमारे को पसंद नहीं है, आप हमारे लिए ये करने आए, मतलब हम ही फैसला करेंगे कि आप जो कर रहे हो सही है या गलत है। तो अगर ऐसे चलेगा तो कैसे, अभी जैसे इन्होंने कहा चिराग ने कि साहब वो आप कैसे कहते हो घुसपैठिए हम बसा रहे, अरे क्योंकि आपने कहा ना। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि भाई आपने ही बसाए हैं तो ये मुझसे लड़ने को तैयार हैं, लेकिन मैं ये कहूं तो ये लड़ने को तैयार है दूसरे ढंग से, तो मतलब ये है कि इनको वहां जो राज चलाना है वो कानून से नहीं चलेगा, वो राज चलेगा दादागिरी से। तो जब दादागिरी से राज चलेगा तो फिर इस देश के संविधान और कानून की जरूरत ही क्या है? फेंक दीजिए इसको उठा करके। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये केंद्र सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। ये मामला अब उस स्थिति में पहुंच गया है जो सिर्फ ईडी का मामला नहीं है, अब ये मामला सेंटर स्टेट का है, ये मामला संविधान का है, और ये मामला इस देश के कानून का है। अगर इसको प्रोटेक्ट सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार नहीं कर सकती तो फिर चलने दीजिए, जैसा होता आ रहा है। जो माधवी कह रही है 5 साल से ये हो रहा है तो होता रहेगा। भाई बताइए चिराग जी। भाई यूपी में या दूसरे राज्यों में यही होता था ना। इसलिए मेरा तो ये मानना है कि कल सीबीआई को परमिशन मिलेगी उस केस को इन्वेस्टिगेट करने की, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर सीबीआई पे भी कैसे भरोसा करेंगे? टीएमसी वाले सीबीआई पे कैसे भरोसा करेंगे जब टीएमसी वाले ईडी पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे? करती नहीं है वो तो देखिए ऐसा है ना, उसको पुलिस पावर्स हैं, ईडी के पास पुलिस पावर्स नहीं है। ईडी का एक लिमिटेड रोल है, वो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इश्यूज को ही कर सकती है। लेकिन कल परसों जो 8 तारीख का जो तमाशा है उसमें ईडी के पास साधन ही नहीं है। ठीक है, ईडी उस मैटर को हैंडल नहीं कर सकती। अब चलिए ठीक है, अब समय कम है, बिल्कुल अब समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल आपको बता रहे कि ये मामला काफी पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि इस मामले में नए नए मोड़ क्या कुछ देखने को मिलते हैं।